आप सभी का स्टडी दैट नेवर एंड्स चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स से संबंधित एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की क्लास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 1 की जो क्लास है, इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परिभाषा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम के प्रत्येक पद की चित्र सहित व्याख्या एवं एक आदर्श ऑप एम्प क्या होता है तथा आदर्श ऑप एम्प के क्या उपयोग हैं। ऐसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी क्या उपयोग हैं ये भी अध्ययन होगा, लेकिन एक आदर्श ऑप एम्प किसे मानते हैं, इसकी क्या पैरामीटर्स हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या है, डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड गेन क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या जिसे CMRR कहते हैं वे क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट या बायस करंट से क्या समझते हैं, एवं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जिसे PSRR कहते हैं, स्लीव रेट इत्यादि हैं। इन परिभाषाओं का भी अध्ययन करना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 1 में ये सब सम्मिलित किया है मैंने। तो आइए स्लाइड के माध्यम से इसे शुरू करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 1 की इस वीडियो क्लास में जो प्रमुख बिंदु हैं वे आउटलाइन में इस प्रकार प्रदर्शित हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परिभाषा बताई जा रही है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रतीक चिन्ह को एवं उसके सभी पदों को उसके ब्लॉक डायग्राम से बताया जाएगा। एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पैरामीटर्स की वैल्यूज कितनी होती हैं आदर्श ऑप एम्प एम्पलीफायर के लिए, ये समझाने का प्रयास होगा। एक आदर्श ऑप एम्प एवं व्यवहारिक ऑप एम्प में मुख्य अंतर क्या है। एक व्यवहारिक ऑप एम्प जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, जैसे 741 यदि उसको लेके चलते हैं तो आदर्श ऑप एम्प की परिभाषा से वे उसकी प्रॉपर्टीज में कितना अंतर है इसको देखेंगे। और कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो यहाँ लिखी गई, जैसे इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, कॉमन मोड वोल्टेज गेन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, बैलेंस्ड ऑप एम्प, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, बायस करंट, ठीक है, PSRR एंड स्लीव रेट, इन सब का भी इन परिभाषित किया जाएगा। और अंत में आज की क्लास से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको इसमें लेंगे। तो आए पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। एक हाई गेन वाला क्या है, ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसमें दो बात है कि गेन इसका क्या है, हाई है, इसका गेन ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, मतलब कोई दो इनपुट सिग्नल इनको मिलेंगी तो उनको डिफरेंस को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और साथ में आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, अत्यंत कम होती है। फिर ऐसे एम्पलीफायर को जिनके अंदर ये गुण होता है उनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है या ऑपरेशनल शब्द क्यों आया है, उसका कारण क्या है कि ये गणितीय ऑपरेशन, जो मुख्य गणितीय ऑपरेशन होते हैं उनको ये बहुत सरलता से इनके द्वारा हम उसे निरूपित कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और एडवांस ऑपरेशन जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम और लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हो गए, मल्टीप्लायर है। तो इस तरह के ऑपरेशन ये करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। पुनः यदि हम कुछ इसमें फीडबैक की भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें तो ऑप एम्प से हम AC DC प्रवर्धक बना सकते हैं,
हम फिल्टर बना सकते हैं, ऑसिलेटर्स बना सकते हैं एवं कंपैरेटर्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे गुणों के कारण ही जो कि इंटीग्रेशन में भी काम आ जाए, डिफरेंशिएशन भी कर लें, कंपैरेटर के रूप में भी इस्तेमाल हो और एप्लीकेशन जैसे एम्पलीफायर या ऑसिलेटर में भी आप उनका प्रयोग कर लें। तो ऐसे वर्सेटाइल उपयोग करने वाले जो आरपीएम हैं, इनको इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हम आज बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये परिभाषित है। अब इनके ब्लॉक डायग्राम और प्रतीक चिन्ह को देखें कि वे कैसे। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ चित्र में प्रदर्शित है, ध्यान से देखें कि इसमें 4 पद हैं। पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज है, फिर नेक्स्ट जो है एडिशनल गेन स्टेज है, फिर लेवल शिफ्टर या बफर है और अंत में आउटपुट स्टेज है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो स्टेज है वे यहाँ चित्र के द्वारा इस चित्र से उसको निरूपित किया गया है। देखिए इसमें दो, एक इनपुट यहाँ से दिया गया है, एक इनपुट यहाँ से दिया गया है। ये दोनों इनपुट का जो आउटपुट लेंगे वे इनके कलेक्टर से लेंगे। ये कलेक्टर है और ये कलेक्टर है। ठीक है, यदि इसका आउटपुट जो है जिसे हम V01 कहें, इसे हम क्या कहें V01, और इसके आउटपुट को क्या कहें V02, तो इनके अंतर को V01 माइनस V02 जो मिलेगा वो V0 होगा और डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसी आउटपुट को यहाँ पे देगा। ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा वो V01 माइनस V02 का अंतर मिलेगा। तो ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इसे गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंशियल गेन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ये गेन यदि कम है तो इसको बढ़ाने के लिए एडिशनल गेन हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर लगा सकते हैं जो बीच स्टेज में लगते हैं। इसके बाद जो है इनके जो बढ़े हुए गेन को हम एक लेवल शिफ्टर में भेजते हैं। लेवल शिफ्टर का डायग्राम बना हुआ है, देखें जनरली एक कैसा है, ये एक इमीटर फॉलोअर सर्किट है। लेवल शिफ्टर क्या है, इमीटर फॉलोअर है। इमीटर फॉलोअर सर्किट की विशेषता क्या होती है, ये कॉमन कलेक्टर होते हैं जिनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आउटपुट और करंट गेन भी ज़्यादा होता है। आउटपुट हम हमेशा इमीटर के एक राशि लेते हैं। तो ये जब ये यूज होते हैं तो एडिशनल गेन स्टेज में लोडिंग इफेक्ट को कम करते हैं। ठीक है, जो मल्टी स्टेज गेन यहाँ से जो मिल रहा है उसमें लोडिंग इफेक्ट ना हो, लोडिंग इफेक्ट होगी तो गेन कम हो जाएगा। तो लोडिंग इफेक्ट को दूर कैसे करते हैं, लोडिंग इफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, ये दूर करने के लिए जो है हम यहाँ इमीटर फॉरवर्ड का बफर एम्पलीफायर भी लगाए तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, खुद इनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इस स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है तो पीछे वाली जो आउटपुट स्टेज है उस पर लोडिंग इफेक्ट का असर कम से कम होगा। ठीक है, ये पीछे भी पढ़ाया जा चुका है ईडीसी कोर्सेज में कि एम्पलीफायर में लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो एम्पलीफायर की लोडिंग इफेक्ट में यहाँ पे बफर और लेवल शिफ्टर एक गुण देते हैं। दूसरी गुण लेवल शिफ्टर और बफर क्या करते हैं, जो है ये जो यदि कोई इस आरपीएम को, जैसे मेरी ये प्रतीक चिन्ह है, तो यदि इसके इनपुट पे कोई भी दो इनपुट यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो यदि इनपुट यहाँ पे शून्य है, V1 का मान भी शून्य है, V2 का मान भी शून्य है, तो V0 का मान भी यहाँ से यदि हम V0 लेते हैं तो भी क्या होगा, ऐसा शून्य होना चाहिए। तो ये भी व्यवस्था ये कर सकते हैं या करते हैं जो लेवल शिफ्टर है कि यदि कोई लेवल यहाँ पे आ रहा है तो उस लेवल को शून्य होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग होते हैं। लास्ट स्टेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल स्टेज होता है जिसको हम आउटपुट स्टेज बोलते हैं। आपको यदि पता हो कि जो मैंने इस ईडीसी की कोर्स में आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्या होते हैं, तो उसको मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा। देखें ये है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल स्टेज। ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन की खासियत क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट से हम यहाँ पे भी प्रतिबाधा मैचिंग करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते हैं अपने ट्रांजिस्टर आईसी के थ्रू ही, और हमें कॉइल की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे सर्किट में। और ये प्रतिबाधा मैचिंग जब होगी तो ये भी इमीटर फॉलोअर सर्किट ही है जनरली। ये सर्किट ये इमीटर फॉलोअर सर्किट होते हैं और यहाँ पे भी आपको हाई करंट गेन मिलता है। तो आउटपुट स्टेज में प्रतिबाधा मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं और इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं और करंट गेन भी हमको ज्यादा मिलते हैं जिससे कि हम आउटपुट अपने लोड को क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। तो ये 4 स्टेज हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के।
और उसका प्रतीक चिन्ह ये है, ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। तो ये भी, इसको हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, आगे भी बता देंगे इसको, आगे पढ़ाएंगे। और ये जो है इन्वर्टिंग इनपुट है। यहाँ पे जो भी इनपुट आप देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे इस फेज में आपने इनपुट दिया, तो आउटपुट यहाँ पे कैसा होगा, इसके कारण अपोजिट फेज प्राप्त होगा, ठीक है, फेज रिवर्सल होगा। लेकिन यदि इसके कारण जो इनपुट यहाँ पे देंगे, तो इसके कारण जो आउटपुट मिलेगा हमें सेम फेज का मिलेगा, ये इसका तात्पर्य है। आउटपुट हम इस पिन से लेंगे। तो इस आरपीएम के प्रतीक चिन्ह को देखा आपने, और इसकी जो है ब्लॉक डायग्राम को आपने यहाँ पे अध्ययन किया। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। एक आदर्श आरपीएम है, एक आदर्श आरपीएम में कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि इनपुट इम्पीडेंस इनका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यदि ऐसे आरपीएम का इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, कम है, तो ये भी बहुत। तो आदर्श की बात कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट होगा, ये शून्य होगा, आइडियल कंडीशन है। वोल्टेज गेन अनंत होगा, ठीक है। बैंडविड्थ कितना है इनका, तो बैंडविड्थ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बैंडविड्थ भी क्या होगा, अनंत होगा। एक बैलेंस्ड कंडीशन है आरपीएम की कि यदि V1 का मान शून्य है, V2 का मान भी शून्य है, तो V0 भी कितना होगा, शून्य होगा। ये इनकी गुण है। CMRR अभी हम डिफाइन करेंगे आपको, CMRR क्या होता है, ठीक है। CMRR का मान भी क्या है, अनंत है। और स्लीव रेट ये भी अभी डिफाइंड होगा अभी आपको। तो स्लीव रेट का मान भी कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। देखिए ये दोनों जो अंत में दिया गया है, ये क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है। यदि ये इनपुट बराबर कर दें और गेन निकालें तो उसे हम कॉमन मोड गेन कहेंगे। ये इनपुट अलग अलग करें और गेन निकालें तो डिफरेंशियल मोड गेन कहेंगे। इन दोनों के अनुपात को, जैसे डिफरेंशियल मोड डिवाइडेड बाई कॉमन मोड, वो CMRR होता है। और स्लीव रेट क्या होता है, स्लीव रेट होता है कि समय के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, समय के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज में जो मैक्सिमम चेंज हो जाए, वह मैक्सिमम चेंज जिससे कि जो है हमारी फ्रीक्वेंसीज जो रिप्रोड्यूस हो रही हैं सिग्नल की, वे हमें दिखाई दे, वे रिप्रोड्यूस हो जाए, या ना हो कि अब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है। तो डी बाई डी मैक्सिमम जो होता है वो स्लीव रेट होता है। अब आइए हम एक आदर्श आरपीएम की परिभाषा जो यहाँ से दी गई इन 6 बिंदुओं में या 7 बिंदुओं में, अब हम एक व्यवहारिक आरपीएम लेते हैं। व्यवहारिक आरपीएम हमारा जो है व्यवहारिक आरपीएम जो है 741 है। 741 व्यवहारिक आरपीएम है 741। ये आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जनरल पर्पज आईसी है, सबसे पहली आईसी। तो ये इसकी जो वैल्यूज है वो कैसे किस व्यवहार पे आएगी, वे देखें इसे व्यवहारिक की वैल्यू कितनी मिलती है। तो ओपन लूप गेन यदि अनंत है, ओपन लूप गेन जो होता है यदि अनंत है एक आदर्श आरपीएम का, तो व्यवहारिक में लगभग अनंत नहीं होता, 2 × 10⁵ होता है। ऐसे ही आउटपुट इम्पीडेंस यदि शून्य है तो भी व्यवहारिक आरपीएम में शून्य नहीं होगा, 75 ओम होगा। यदि इनपुट इम्पीडेंस अनंत है तो व्यवहारिक आरपीएम में लगभग 2 मेगा ओम के बराबर होगा। ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट करंट अभी मैं परिभाषित करूंगा, परिभाषा में शामिल है। तो इसकी वैल्यू यदि शून्य आती है आदर्श में, तो व्यवहारिक में कितनी होगी, ऑफसेट वोल्टेज की 2 मिली वोल्ट। ऑफसेट करंट की वैल्यू यदि शून्य आती है तो व्यवहारिक में कितनी होगी, 20 नैनो एम्पियर के आसपास। बैंडविड्थ अनंत है, इनफाइनाइट माना गया है आदर्श में, तो लगभग कितनी आएगी, 2 मेगाहर्ट्ज आती है बैंडविड्थ आपकी। लगभग कितनी आती, 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज तक बैंडविड्थ आती है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन था, कंपैरेटिवली स्टडी था। इसे आप क्या कहेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी। कंपेयर करके आपने स्टडी की है किसकी, एक आदर्श आरपीएम की और एक व्यवहारिक आरपीएम की। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ परिभाषा, जैसे इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है। पहली परिभाषा ले रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट। देखिए एक आरपीएम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये आरपीएम है, इसमें 2 इनपुट आपने पहले से पढ़े, ये और ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, ठीक है। इसको कौन सा इनपुट कहेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट। यदि कोई सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे आई है तो उसका फेज सपोज करिए कि ऐसा है, तो उस समय इसकी कोई सिग्नल की बात नहीं करेंगे, हो सके तो यहाँ कोई सिग्नल ना दीजिए। उस समय यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। कितने डिग्री, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा।
इसका क्या मतलब है कि यदि इन्वर्टिंग इनपुट पे जो जो भी आप सिग्नल देंगे वे यहाँ पे वी नॉट पे यदि उसके कारण इफेक्ट देखेंगे तो वे इन्वर्ट होके प्राप्त होगी, वे सेम फेज में न होके आउट ऑफ फेज प्राप्त होगी, जिसको हम लोग विपरीत कला कहते हैं। या 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज वहां पे आपको मिलेगा। तो ये इन्वर्टिंग इनपुट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि इन्वर्टिंग इनपुट हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देता है। इन्वर्टिंग इनपुट कितना देता है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देता है। ऐसे ही ऑप-एम्प में एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट भी है जो यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। देखें, ये इस इनपुट को हम क्या कहेंगे? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो आइए अब इसको दिखाते हैं। ये नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। तो आइए अब इसको दिखाते हैं कि ये कैसे कार्य करेगा। देखिए, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है उसको चित्र के माध्यम यदि चित्र से दिखाना चाहें आप तो यहाँ दिखा सकते हैं। खाली जगह में चित्र बना दे रहा हूँ। ये माइनस था और ये प्लस था। यहाँ पे यदि आपने इस प्लस, अब इससे कोई मतलब नहीं, सोचा है तो आप ग्राउंड कर दें। अब यदि यहाँ पे आपने कोई सिग्नल दी है तो वो सेम फेज में प्राप्त होगी। उसके कारण जो हमें रिस्पांस मिलेगा वो उसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, वे समान कला में प्राप्त होगी, ठीक है। करने पर समान कला में वे सिग्नल प्राप्त होगी, वे समान कला में प्राप्त होगी, वे इन फेज होगी। उसे हम सेम फेज कहेंगे या उसे ही हम क्या कह सकते हैं? इन फेज कह सकते हैं। सेम फेज या इन फेज कहेंगे। तो ये हमें दो तरह के इनपुट मिले। दरअसल अब हमें इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल मोड गेन और CMRR पढ़ाना है। तो वहाँ पे हम इन दोनों तरह की इनपुट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। वहाँ हम अपनी इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी देंगे और नॉन इन्वर्टिंग देंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल वोल्टेज गेन लेते हैं या डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन लेते हैं। तो देखें यहाँ पे ये V1 टर्मिनल है और ये कैसा है? ये दूसरा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जब हमें हमें जो यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा, जो हमें मिलेगा वे आउटपुट मिलेगा, वे इनके डिफरेंस के समानुपाती मिलेगा। V1 माइनस V2 का क्या मिलेगा? समानुपाती मिलेगा। और वे कितने बराबर होगा? V नॉट की वैल्यू होगी AD V1 माइनस V2। तो AD क्या होगी? AD होगी आपकी V नॉट डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। AD का जो मान होगा वह होगा V नॉट डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। इस AD को ही हम डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कहते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, ठीक है। कि यदि हम टर्मिनल दोनों धन और इन वाले टर्मिनल पे यदि हम सिग्नल अप्लाई करें तो जो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा दोनों सिग्नल के अंतर के क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल मोड गेन जो है ये मेरे प्रबंधक के या ऑप-एम्प जो है जो एम्पलीफाई कर रहा है वो कितना तक एम्पलीफाई कर सकता है वो इस पे AD पे निर्भर करता है। जनरली AD की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है हिंदी लिख के। तो ये जो है वास्तव में AD आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। AD को जो आपने डिफाइन किया तो AD है क्या वास्तव में? AD आपका जो है आउटपुट वोल्टेज है और डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज है, जब V1 और V2 क्या है? डिफरेंट है। इसे डिफरेंशियल वोल्टेज गेन के नाम से जानेंगे, है कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो कॉमन मोड गेन यहाँ पे समझा सकते हैं आपको। यहाँ देख लें कि हम ऐसी एक सर्किट बना लें जिसके दोनों इनपुट सेम, ठीक है। ये इनपुट भी V इन है और ये भी इनपुट क्या है? V इन है, दोनों V इन है। और इसको धन ऋण पे चिन्ह पे दिया है, इसको किस पे दिया है? ऋण पे दिया है। तो हमें जो है इस समय आउटपुट जो मिलता है उसको हम बोलते हैं V नॉट CM, ठीक है। तो ACM क्या होगा? V नॉट CM अपॉन डिवाइडेड बाई V इन CM। इसको हम लोग CM का मतलब क्या है? कॉमन मोड, कॉमन मोड। CM से मतलब क्या है? कॉमन मोड, कॉमन मोड गेन। तो कॉमन मोड आउटपुट अपॉन कॉमन मोड इनपुट, ठीक है। ACM जो है कॉमन मोड गेन के लिए शब्द आया है। इसका मतलब क्या है? कॉमन मोड आउटपुट डिवाइडेड बाई कॉमन मोड इनपुट। कॉमन मोड इनपुट और कॉमन मोड आउटपुट ऐसे समझिए आप कि ये इनके डिफरेंस यहाँ पे जो है लगभग शून्य होंगे। तो ये यदि दोनों सिग्नल बराबर है तो इनका अंतर कितना आएगा? शून्य। तो हमें आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं, आउटपुट भी लगभग कितना होगा? शून्य होगा। तो आउटपुट भी यदि शून्य की ओर जा रहा है, इनपुट भी शून्य की ओर जा रहा है, तो ये कितने की ओर जाएगा? ये भी लोअर वैल्यू ही जाएगा, ठीक है। तो एक एक व्यवहारिक आप हम देखेंगे तो ACM लो होगा और आइडियल कंडीशन में ACM कितना होगा? टेंड्स टू 0।
इसको कितना मानेंगे, 0 की ओर टेंस करेगा। इसे हम अगली स्लाइड में भी दिखाते हैं गणना करके। कि ये कॉमन मोड आउटपुट है और ये कॉमन मोड इनपुट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आइडियली जो आइडियल कंडीशन है हमारी कॉमन मोड गेन की, कॉमन मोड वोल्टेज गेन की जो आइडियल कंडीशन होती है, वे जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर हेतु कॉमन मोड गेन की आइडियल कंडीशन कितनी होती है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए 0 होती है। एसीएम का मान कितना रखेंगे आप, 0 रखेंगे। तो जब इनपुट सिग्नल बराबर हो गए तो हमारा आउटपुट सिग्नल भी उस समय उसको वोल्टेज भी क्या होगा, कम से कम मिलेगा। उस चित्र को यहाँ से मैं यदि दोबारा दिखाऊं और आपकी समझ की विकसित करना चाहूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये V नॉट CM प्राप्त हो रहा है कब, जब ये धन है और ये ऋण है, यहाँ का और यहाँ का दोनों का जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, सेम है, V इन कॉमन। तो ऐसी सिग्नल मिल जाएगी तो दोनों पे जाएगी, दोनों का अंतर कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो आउटपुट भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए ये जो है एक आदर्श ऑप एम्प के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक आदर्श ऑप एम्प के लिए ACM का मान कितना होना चाहिए, ACM 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये परिभाषा दोनों का ACM और ADM का उपयोग करके हम CMRR डिफाइन करना चाहेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CMRR। ये क्या होता है, ये होता है रेशियो होता है डिफरेंशियल गेन का और कॉमन मोड गेन का। इसका मान बहुत अधिक होता है, आइडियल केस में ये अनंत होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ACM टेंस टू 0 होता है, ये 0 कभी नहीं होता है, तो ये टेंस टू 0 होता है, तो CMRR स्वयं क्या होगा, टेंस टू इंफिनिटी। बट दिस सिचुएशन अकर्स फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में होता है। इन जनरल CMRR की वैल्यू क्या होती है, वो आपने अभी टेबल पे देखा था कि ये इसकी वैल्यू जो है काफी अधिक होती है, 2 इंटू 10⁵ ये जो है इसकी वैल्यू हो सकती है 10⁶ तक हो सकती है। तो इसलिए ये क्या बताता है कि कॉमन मोड को रिजेक्ट करना, कॉमन मोड को रिजेक्ट करना, कॉमन मोड नहीं चाहिए, कॉमन मोड को रिजेक्ट करना, कॉमन मोड रिजेक्ट करना है और डिफरेंशियल मोड क्या करना है, ज्यादा लेना है, सो दैट CMR क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से CMRR वैल्यू हम निकालते हैं और परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑप एम्प की। अब कुछ परिभाषाएं देखें, जैसे बैलेंस्ड ऑप एम्प से क्या समझते हैं और अनबैलेंस्ड ऑप एम्प से क्या समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बैलेंस्ड ऑप एम्प को समझाइए तो बैलेंस्ड ऑप एम्प को देखिए ऐसे समझा सकते हैं कि ये मेरा एक ऑप एम्प है, इसके 2 टर्मिनल थे, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। यदि इन दोनों को हम ग्राउंड कर दें, ठीक है, ग्राउंड करते हैं तो ये V1 का भी मान 0 हो जाएगा और V2 का भी मान कितना हो जाएगा, 0। तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 0। जब दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज 0 होगा तो आउटपुट भी कितना मिले, 0। लेकिन यदि आउटपुट 0 मिल जाएगा तब तो ठीक है, तब इसे हम लोग बैलेंस्ड ऑप एम्प कहेंगे। लेकिन यदि आउटपुट यदि 0 नहीं मिलेगा तब इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड ऑप एम्प। तो भाई ऑप एम्प क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड ऑप एम्प कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल केस है, ये यदि नहीं बैलेंसिंग हो रही है तो हम लोग उसको ऑफसेट नल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखें उसके लिए जो है कैसे करेंगे, तो एक यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की परिभाषा बताएं आपको, यदि ऑफसेट आ रहे हैं तो कैसे उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वैसे समझ लें आप कि सपोज करें कि यदि ये ऑप एम्प था जिसके 2 टर्मिनल थे और यहाँ पे हमें बिना कुछ दिए ही यहाँ पे हमें V0 में कुछ मिली वोल्ट प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। यहाँ इनपुट कुछ नहीं दिया गया था लेकिन हमें आउटपुट कुछ वोल्टेज मिल रहा था। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है जो आपके लिए बिना इनपुट दिए प्राप्त हो रहा है, इसको दूर करने के लिए हम अपने इनपुट टर्मिनल इनके और इनके मध्य जो है एक डिवाइडर नेटवर्क के द्वारा, पोटेंशियल डिवाइडर बायस के द्वारा एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज भी मिली वोल्ट में होता है, इतना बहुत कम होता है। इसके अप्लाई करने से यहाँ पे आउटपुट उस समय कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। निगेटिव फीडबैक यहाँ पे आपको जो है 0 आउटपुट मिलता है।
कब, जब यहाँ पे आप कुछ इनपुट लगाए हों तब। ऐसा इनपुट लगाइए जो मिली वोल्ट में हो, इन दोनों टर्मिनल के मध्य में ऐसा बायसिंग पोटेंशियल डिवाइडर बायस बना के वोल्टेज लगाइए जिससे कि आउटपुट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग ऑफसेट नल मेथड कहते हैं, ठीक है। और ऑफसेट वोल्टेज कितना होता है, जो इनपुट पे लगाया गया वोल्टेज होता है। कारण कि आप के दोनों इनपुट जीरो होने पर भी, दोनों इनपुट कितना होने पर भी, 0 वोल्ट होने पर भी, यदि आउटपुट पर 0 वोल्ट हो जाए तब तो ठीक है। लेकिन वास्तव में दोनों इनपुट को जीरो करने पर भी आउटपुट पर कुछ वोल्टेज हमेशा बना रहता है, कुछ वोल्टेज रहता है। तो इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए इनपुट टर्मिनल, जो आपके इनपुट टर्मिनल हैं, ठीक है, जो भी इनपुट टर्मिनल हैं आपके, अभी मैंने जैसे इनपुट टर्मिनल बताए थे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, इनपुट टर्मिनल जो है, ये इनपुट टर्मिनल है, इन पे जो है एक पोटेंशियल डिवाइडर बायस के द्वारा, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल के द्वारा एक ऐसा वोल्टेज लगाएंगे जो मिली वोल्ट में ही होगा, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस ऐसे ऐसे कार्य करने वाले जो ऑफसेट वोल्ट, ऐसे ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जो वोल्टेज वह वोल्टेज है जिसको लगाने से आउटपुट क्या हो जाए, बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए, नल में आ जाए। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है इनपुट टर्मिनल के मध्य लगाते हैं, ठीक है, इनके दोनों टर्मिनल के मध्य ही लगाते हैं, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये इसकी परिभाषा। इसका मान कितने से कितने तक हो सकता है, इसका मान 1 मिली वोल्ट से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 6 मिली वोल्ट तक आपको इनपुट सिग्नल इसको लगाएंगे तो इतना मान इसका हो सकता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को अलग से भी परिभाषित करना चाहें तो कि वह इनपुट टर्मिनल के बीच अप्लाई की जाने वाली वह वोल्टेज है जो आप एम्प को संतुलित कर देती है, जिसको मैंने जैसे बताया कि आप एम्प को क्या करेगी, वे संतुलित कर देगी, ठीक है। इस चित्र में इसको हम लोग ये वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पे ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। VIO का मतलब क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। VIO का मतलब क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इतना वोल्टेज लगाए तो मेरा आउटपुट जो कुछ आ रहा था, जैसे आउटपुट कुछ आ रहा था, अब वो कहाँ चला जाए, जीरो पे चला जाए, यहाँ पे नथिंग हो। और पहले था, आपने देखा था कि यहाँ पे हमने इसको कुछ माना था, कुछ वैल्यू मान लिया था, तो वो आउटपुट नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। अब इनपुट ऑफसेट करंट को कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए ये माना गया है कि एक आदर्श ऑप एम्प में यहाँ पे जो है, जो टर्मिनल के अंदर कोई भी करंट, I1 का मान भी कितना होना चाहिए, 0, I2 का मान भी कितना होना चाहिए, 0। तो अंदर कोई करंट नहीं जानी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक केस जो है, व्यवहारिक केस क्या है कि यहाँ पे जो है नेट करंट अंदर जाती है और जिनकी वैल्यू कितनी होती है, नैनो एम्पियर के आसपास होती है। तो 20 नैनो एम्पियर से लेके 200 नैनो एम्पियर तक की हो सकती है। अब इतनी छोटी करंट को मीटर नहीं पड़ सकता, लेकिन ऐसी करंट इसमें होती है। तो इन दोनों करंट के, जैसे I1 और I2 का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, ठीक है। जनरली इस करंट नहीं होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी नैनो एम्पियर में कुछ करंट रहती है। तो ऑप एम्प के इन्वर्टिंग, यहाँ से फिर से देख लें, ऑप एम्प के इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनलों में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अंतर, जो अंतर होगा, उसको हम ऑफसेट करंट कहते हैं, ठीक है। ये इनपुट ऑफसेट करंट है। ये ड्यू टू कंस्ट्रक्शन आता है, किसके कारण आता है। इनपुट बायस करंट क्या होती है, अगली परिभाषा देखें कि आप इनपुट बायस करंट से क्या समझते हैं। देखिए, ऑप एम्प के इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनलों में प्रवाहित होने वाली धाराओं के औसत को, जो अभी आपने I1 I2 देखा था, उनका अब औसत लेना है, अंतर नहीं लेना है, औसत लेना है। तो इसको हम लोग बायस करंट कहते हैं। इसका मान थोड़ा अधिक होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 से 500 नैनो एम्पियर तक बायस करंट होती है। बायस करंट की वैल्यू आप लोग जान लें, ये करीब 80 से 500 नैनो एम्पियर तक होती है, जिसकी मान होता है I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट परिभाषा है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। ये परिभाषा यहाँ ये बताता है कि यदि आप एम्प के इनपुट पे यदि वोल्टेज आप चेंज करते हैं, यदि आप एम्प को जो दी जा रही है पावर, जो वोल्टेज पावर सप्लाई की वोल्टेज होती है, तो यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसके ऑफसेट वोल्टेज में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसका ऑफसेट क्या है कि वह वोल्टेज है
जो कि आप तब लगाते हैं जब आउटपुट को शून्य करना रहता है। इनिशियल कंडीशन में यदि दोनों इनपुट शून्य है तो आउटपुट शून्य होना चाहिए, लेकिन यदि आउटपुट शून्य होना है तो आप यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज लगाते हैं इनपुट साइड में, जिससे कि आउटपुट क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो कह रहे हैं कि यदि पावर सप्लाई कारण कोई चेंजेज होते हैं तो ऑफसेट वोल्टेज का मान भी बदल सकता है। ठीक है, पावर सप्लाई के वोल्टेज के परिवर्तन के तथा आपके परिवर्तन जो पावर सप्लाई में जो परिवर्तन हो उसके कारण और ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन के कारण के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। इसी को पावर सप्लाई रिजेक्शन जो चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन है और ये टोटल पावर सप्लाई में परिवर्तन है। ठीक है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन तथा पावर सप्लाई में परिवर्तन, इस तरह के वोल्टेज परिवर्तन के अनुपात को हम लोग PSRR कहेंगे, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब अगली परिभाषा है जो स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस पे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने अंत में रखा है, तो ध्यान से देखें। आरपीएम के को यदि कोई स्टेप इनपुट दें, ठीक है, स्टेप इनपुट ऐसा दे सकते हैं। स्टेप इनपुट देखिए ये होता है, ठीक है, तो यूनिट स्टेप इनपुट है ये, इसे इसको हम लोग कहेंगे यूनिट स्टेप। इसका मात्रक 1 मान लीजिए। तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है उस समय, उसमें अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, स्लीव रेट कहते हैं। तो जब यदि ऐसी सिग्नल दी गई है, स्टेप इनपुट दिया गया, तो उस समय जो आउटपुट होता है उसमें जो अधिकतम वोल्टेज जो चेंज हो सकता है, अधिकतम वोल्टेज जो चेंज हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लीव रेट कहेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्लीव रेट इज इक्वल टू डेल्टा V नॉट अपॉन डेल्टा T, बट दिस शुड बी क्या, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे इसकी। तो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब छोटे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको मैंने बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हल करना है। तो देखिए जैसे कि वर्चुअल ग्राउंड की प्रॉपर्टी जो है यदि कहीं है, तो आरपीएम के इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो है वोल्टेज का मान कितना होगा। आपने क्या किया है कि आरपीएम है, ठीक है, और इसके एक टर्मिनल ये थे, ये माइनस था और ये क्या था, प्लस था। दोनों को हमने ग्राउंड कंडीशन दे दी है। ठीक है, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। तो कह रहे हैं कि उस समय यहाँ पे यदि यहाँ के वोल्टेज को V1 कहें, यहाँ के वोल्टेज को V2 कहें, तो V1 V2 के मान क्या होंगे। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज पर पोटेंशियल क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज पर मान क्या होगा, तो ये मान होगा कितना, वर्चुअल ग्राउंड कर देने पे आदर्श के लिए कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान दीजिए कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, एक आदर्श आरपीएम की इनपुट प्रतिबाधा होती है, तो इनपुट इम्पीडेंस तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे आपने जाना था अभी, ये इनफाइनाइट होती है, पहले से पढ़ा है आपने। एक आदर्श आरपीएम की आउटपुट प्रतिबाधा कितनी होती है, तो ये अभी आपने जानते हैं कि आउटपुट के आदर्श के लिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो पहले पेज पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसमें टर्मिनल पे वोल्टेज पूछे गए कब, जब टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया, तो ग्राउंड कर देंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा। आदर्श आरपीएम की इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आउटपुट कितनी होती है, आउटपुट इसकी 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगले जिसमें लिखा गया था कि ये शून्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक था कि दिया गया आरपीएम के ब्लॉक डायग्राम में यदि इनपुट ऑफसेट पर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, तो जिससे हमें अधिक क्या प्राप्त होता है। तो देखें, इनपुट स्टेज पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का प्रयोग किया है, तो आपको उस समय ओपन लूप गेन प्राप्त होगा और साथ में CMRR भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें ये विकल्प भी सही जा रहा है, क्योंकि CMRR ऐसे ही दिखाया गया कि डिफरेंशियल मोड गेन अपन कॉमन मोड गेन। तो यदि इनपुट स्टेज पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो वो निश्चित ADM देगा। तो AD यदि ज्यादा होगा, टेंस टू AD की वैल्यू ज्यादा होगी, तो CMRR भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ओपन लूप गेन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, CMRR भी क्या होगा, मिलेगा, वहां से ज्यादा मिलेगा। ओके, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को देखिए कि एक्टिव लोड का क्या होता है। तो एक्टिव लोड जब भी लगाते हैं आप, तो उसमें जो है डिफरेंशियल गेन वहां पे आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है,
डिफरेंशियल, यहाँ पे डिफरेंशियल गेन बढ़ाने के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक्टिव लोड लगाते हैं। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में जो है डीसी लेवल शिफ्टिंग का क्या तात्पर्य है, ठीक है, उसका क्या प्रयोग है। तो आपने उसके पहले वाली स्टेज में मल्टीपल गेन का उपयोग किया था ना, तो मल्टीपल गेन स्टेज लगाया था, तो उसमें ये इसीलिए लेवल शिफ्टिंग करते हैं वहां पे कि मल्टीपल गेन स्टेज के बाद में हमने लेवल शिफ्टिंग या बफर लगाया था, ठीक है, उसका आंसर यही होगा, ठीक है। टू प्रोवाइड बफरिंग ऑपरेशन, तो बफरिंग ऑपरेशन भी करता है वहां पे, तो ये दोनों विकल्प उसमें आपके सही होंगे। लेकिन मेन क्या है कि टू यूज आप मल्टीपल गेन स्टेज जिसके में लोडिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट को कम करता है। और इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होना क्या है, बफरिंग ऑपरेशन है। इनपुट इम्पीडेंस के ज्यादा होना क्या है, बफरिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो है मेन, लेकिन लोडिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए मल्टीपल गेन स्टेज के आगे लगाते हैं, ये प्रमुख आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, एक आदर्श ऑप एम्प होता है, ठीक है, चार तरह का आपने जो है फीडबैक नेटवर्क देखा था, जिसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहें, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहें, या तो इसमें सबसे पहला वाला विकल्प क्या है, सही है। ये क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। स्लीव रेट को परिभाषित करिए, जैसी परिभाषा थी स्लीव रेट जो है चार विकल्प में से कौन सा होगा, डीवी बाई डी टी मैक्सिमम, ये आपका स्लीव रेट का परिभाषा होगा, ठीक, डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, डीवी बाई डी टी मैक्सिमम, डी आई बाई डी टी मिनिमम, डीवी बाई डी टी मिनिमम। तो स्लीव रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैक्सिमम चेंज ये होता है, जिससे कि आप फिर से क्या करें, रिप्रोड्यूस करें। अब एक क्वेश्चन दिया गया है 12वें में कि आप एम का आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इस समीकरण से डिफाइंड है, जहां वी एम कितना है, 1 वोल्ट है, और स्लीव रेट कितना है, 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है। देखिए स्लीव रेट की यूनिट आपको याद करनी चाहिए, स्लीव रेट की यूनिट क्या है, 5 वोल्ट वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। वह मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए जब साइनोसाइडल सिग्नल पुनः क्या हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्लीव रेट जिसको आप एस आर से डिनोट करते हैं, क्या होगा, डी डी टी ऑफ वी मैक्सिमम, डी डी टी ऑफ वी नॉट क्या, मैक्सिमम, कि आउटपुट वोल्टेज का मैक्सिमम चेंज हो। तो वी नॉट क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, तो आप उसको रखते जाए तो यहाँ हो जाएगा डी डी टी, और ये वी एम साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कर लीजिए, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी ओमेगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा वी एम, ठीक है, कास ओमेगा टी, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है क्या, ओमेगा और वी एम, जो मैक्सिमम है कास ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी तो कितनी आती है, 1। तो स्लीव रेट आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा वी एम के बराबर हो जाएगा। वी एम का मान कितना है, 1 वोल्ट है, तो इसलिए स्लीव रेट किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एफ के। तो 2 पाई एफ के, तो इससे एफ निकल जाएगा कितना, एस आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। एस आर का मान रख दीजिए 5 गुणे 10 की घात पर माइक्रो सेकेंड है, तो 5 गुणे 10 की घात 6 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3.14, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए। तो जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 796 किलो हर्ट्ज, कितना जाएगा, 796 किलो हर्ट्ज। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका, ये विकल्प पहला वाला क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह जो है कुछ न्यूमेरिकल, कुछ परिभाषाएं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आप से रिलेटेड उनके ब्लॉक डायग्राम, परिभाषा और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, पैरामीटर्स, इनका अध्ययन किया गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 1 की आज की क्लास में आपने देखा कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या उपयोग हैं, इसकी विशेषता क्या है, साथ ही इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके विभिन्न पद क्या हैं, एवं एक आदर्श ऑप एम्प के क्या गुण हैं। पुनः इससे जुड़ी कुछ विशेष परिभाषाएं, जैसे इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इनपुट ऑफसेट, करेंट एंड वोल्टेजेज, बायस करेंट, स्लीव रेट, CMRR, कॉमन मोड गेन एंड डिफरेंशियल मोड गेन जैसी भी परिभाषाओं का भी आपने कंसेप्ट क्लियर किया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो क्लास में, लेकिन इसके पहले आज की वीडियो क्लास में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो क्लास ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 2 होगी। तो
थैंक यू।